अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स के साथ मैं हफ्जुल यूबी। नाज़रीन, पाकिस्तान की इकॉनमी को किस तरह बेहतर कर सकते हैं, हमारी जीडीपी क्या है और टैक्स टू जीडीपी की ग्रोथ क्या है, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं उमैर बाजवा साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, हमारे टैक्स अमूर हैं। उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरियाद अहमद साहब, आप चेयरमैन हैं फर्नीचर कमेटी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के और सदर हैं फर्नीचर पार्ट्स एसोसिएशन के। उनके साथ मौजूद हैं फैसल इकबाल ख्वाजा साहब, FCA हैं, हमारे टैक्स अमूर हैं। उमैर बाजवा साहब, सबसे पहले आप बताइएगा, जो पाकिस्तान की इकॉनमी है, टैक्स टू जीडीपी की जब रेशियो को हम तयन करते हैं, किस तरह करते हैं? सर देखिए, सबसे पहले तो ये बताना ज़रूरी है कि जीडीपी है क्या। जीडीपी का मतलब ये है कि जो आपके मुल्क में सालाना जो फाइनल प्रोडक्ट्स बनती है, फिनिश गुड्स, उसकी जो सालाना जो वैल्यू होती है उस पर वो डिपेंड करती है जीडीपी आपकी, जिसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि जनाब टैक्स टू जीडीपी रेशो कैसे निकालते हैं। टैक्स टू जीडीपी रेशो है कि जब आपका टोटल टैक्स जो आपने पूरे साल में इकट्ठा किया डिवाइडेड बाय टोटल जीडीपी, तो इस तरह वो रेशो निकलती है। अगर वो रेशो, जैसे वर्ल्ड बैंक ने एक रेशो मुतय्यन की है कि जनाब 15% जो है एक स्टैंडर्ड रेट है, किसी भी कंट्री की खुशहाली का स्टैंडर्ड रेट है टैक्स टू जीडीपी रेशो 15%। अगर 15% से ऊपर रहेगी तो वो मुल्क खुशहाल, डेवलप, प्रॉस्परस होगा। अगर उस 15% से नीचे होगी तो वो मुल्क जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में आ जाएगा और वो उसकी जो है वो इकोनॉमी जो है वो बदहाली का शिकार होगी। जैसे कि आप देख लें पाकिस्तान इस टाइम की जो करंट टैक्स टू जीडीपी रेशो 10.4% है, जो कि इंतहाई कम है। टोटल जीडीपी कितनी है? टोटल जीडीपी हमारी तो जो है 340 बिलियन US डॉलर है और जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव में है, -0.5% है। अब नेगेटिव में आ गया। जो आगे अगर आप देखते हैं, अगर हिस्ट्री को थोड़ा सा पीछे देखते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन से पहले हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट था वो 6% था, 6.7%, 6.7 प्लस था। और टोटल इकॉनमी कितनी थी? 353 बिलियन US डॉलर्स थी, जो कि अब 340 बिलियन US डॉलर पे आ गई है उन माइनस ग्रोथ रेट्स के साथ। आप क्या समझते हैं, इस क्या वजूहत हो सकती है? मल्टी फैक्टर्स हैं सर। इंस्टेबिलिटी है, जो है इकोनॉमी डिप्रेशन में जा रही है, आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, मल्टी फैक्टर्स हैं। फैसल इकबाल ख्वाजा साहब, आप क्या समझते हैं, हमारी जो जीडीपी है 340 बिलियन डॉलर की जो हम कहते हैं हमारी इकॉनमी है, और जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है वो नेगेटिव है, 0.05% है, तो हम किस तरह आगे मुल्क को ले जा सकते हैं और इसके असरात किस तरह आवाम पर मुतासर होते हैं? इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है, जब तक हमारी तमाम एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से रिलेटेड हैं तब तक ग्रोथ जो है ना वो पॉसिबल नहीं है। देखिए, मैंने आपके इसी प्रोग्राम में कहा था कि जो हम फिज़िकल डेफिसिट करते रहे हैं, जो हम 60 अरब डॉलर की इंपोर्ट करते थे और 22-23 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करते थे, वो जो 40 अरब डॉलर का बीच में रहता गया 2009 से लेकर अब 23 तक, वो बम कहीं ना कहीं तो फटना था ना। अब हमारे पास फॉरेन करेंसी रिजर्व्स कोई नहीं है। ठीक है, किसी भी इकोनॉमी की बैकबोन उसके रिजर्व्स होते हैं। ठीक है, हमारे पास रिजर्व्स इतने हैं कि हम अगर 2 अरब डॉलर IMF हमें ना दे तो हम डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर करने के पास पहुंच जाते हैं। अब टैक्स टू जीडीपी को इंक्रीज़ करने का जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट फैक्टर हम जब भी डिस्कस करते हैं, हम एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर के पीछे पड़े, जबकि हम ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस के बारे में सोच रहे ही नहीं। यानी जो हम सियासी नारा किसी भी पार्टी की बात कर लें, हमने कहा जी हमें कम से कम 10,000 अरब इकट्ठा करना है तो फिर हमारा जो है ना ये काम चलता है। ठीक है, हम इसी के पीछे एक एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को निचोड़ते जा रहे हैं। वो मौजूदा टैक्स पेयर ही है, वो वही है। ठीक है, 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो हमें एक जो ना फ़ज़ा पाकिस्तान में एतबार की पैदा करनी पड़ेगी टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्टर के दरमियान, नंबर 1। नंबर 2 में टैक्स कलेक्टर को एफिशिएंट तरीके से इस डिपार्टमेंट को मैनेज करना है कि हम अपनी टैक्स बेस को बढ़ा सकें। हमने क्या किया, मैंने आपके प्रोग्राम पे बताया था, इंपोर्ट पे 5.5% टैक्स लगाया और उसको फुल एंड फाइनल कर दिया। ये जो पास्ट में हुकूमतें पीपल पार्टी की हो, नून लीग की हो, और इवन मैं PTI को भी इसी ज़ुमरे में लूँगा क्योंकि 3 साल उन्होंने भी ये हुकूमत की। हम क्या करते थे कि इंपोर्ट के ऊपर 5.5% टैक्स
कलेक्ट कर लेते थे। मेरी 60 बिलियन की इंपोर्ट थी, 5.5 टैक्स जमा हुआ तो मेरा टारगेट पूरे हो जाते थे। अब आगे रफड़ क्या पड़ गया कि अब हमने इंपोर्ट करने जो कि हमारे पास डॉलर ही नहीं रहे, हमने इंपोर्ट को कर दिया बैन। अब वो इजी टैक्स कलेक्शन तो नहीं होनी ना, जो घर बैठे पूरी हो जाती थी, जो घर बैठे पूरी हो जाती थी और कहा जाता था टारगेट्स पूरे हो, और मेहनत नहीं करना पड़ती थी। असल पिछले साल भी जो टारगेट पूरे हुए वो सिर्फ डिवैल्यूएशन की वजह से हुए, पूरे तो वो भी नहीं हुए। 7,150 रुपए का टारगेट चले वो एक तरह से पूरे हो गए ना, लेकिन वो कहाँ से क्या फैक्टर था डिवैल्यूएशन का। आपका रुपया 160 रुपए से 283 बल्कि 320 को हाथ लगा गया है। जो डिवैल्यूएशन फैक्टर था उसने आपके टारगेट्स को पूरा कर दिया, लोग समझते हैं कि वो टारगेट पूरे हो गए। जबकि इन टर्म्स ऑफ डॉलर अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं कि एक आदमी की $100 तनख्वाह थी और डॉलर था 180 का, तो उसकी 18,000 तनख्वाह थी। अब अगर उसकी $100 ही तनख्वाह हो तो उसकी तनख्वाह कितनी होनी चाहिए आज की डेट में? 28,300। क्या तनख्वाहें इस तनासब से बढ़ी? देखिए, जब तक इनकम नहीं बढ़ेगी टैक्स कैसे कलेक्ट होगा? इनकम बढ़ेगी तो टैक्स आएगा ना। जी जी। अब मैंने आपको बताया कि हमें उन एक्सपोर्ट्स पे ज्यादा वर्किंग करनी पाकिस्तान में जिनका रॉ मटेरियल पाकिस्तान में, वो क्या है? हमारी नौजवान कौम जो आईटी से रिलेटेड है। इंडिया अब आसमान को छू रहा है, बांग्लादेश आसमान को आईटी एक्सपोर्ट्स में छू रहा है। 280 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है आईटी की इंडिया की, हमारी 2.5 अरब डॉलर की। सबसे पहले हमें अपनी टैक्स बेस बढ़ानी पड़ेगी, टैक्स कलेक्शन बढ़ानी पड़ेगी। उसका क्या है? आपके इसी प्रोग्राम में हमने बात की 68 लाख कमर्शियल कनेक्शन है, जबकि उसके अगेंस्ट सिर्फ 7 लाख कमर्शियल कनेक्शंस की रिटर्न्स आती हैं। बाकी लोग कमर्शियल कनेक्शन चला रहे हैं, एंटीना होल्डर है, उनमें से 29 लाख इस दफा गोचर है। आप उसको छोड़ दें, सैलरी वाले, बिलो टैक्सेबल लिमिट वाले, और उसके बाद आप वो जो फाइनल टैक्सेशन में उनको निकाल दें, तो पता तो करें कि ये जो टैक्स है ये पाकिस्तान की टॉप 200 कंपनियां ही दे रही हैं सारी। बाकी तो टैक्स डायरेक्ट टैक्सेस में हमारे पास, हम इनडायरेक्ट टैक्सेस पे हैं, हर चीज पे हम सेल टैक्स रेट हमने 1% बढ़ा लिया। अभी FBR ने सेक्शन 114B पे वर्क शुरू किया है, जिसमें 145 सेंटर भी उन्होंने कैम किए हैं। 20 लाख लोगों को कहते हैं हम टैक्स नेट में लाएंगे। नहीं, वो टैक्स नेट में नहीं आते, उनके बिजली कनेक्शन खत्म कर दिए जाएंगे, मोबाइल सिम ब्लॉक कर दी जाएंगी। आप समझते हैं जो डाटा पहले से ऑलरेडी हम 20 साल से सुनते आ रहे हैं, डाटा हमारे पास मौजूद है, हम आज पकड़ रहे हैं, कल पकड़ रहे हैं, तो वो फिर झूठ था? अब ऐसे पकड़ा जा सकेगा? ऐसे नहीं है। मैं एक ऐसी कमेटी का मेंबर था जब ये फाइलर और नॉन फाइलर का हमने कॉन्सेप्ट लेके आए थे जी, ठीक है। अब बैंकों के पास 1 क्लिक ऑफ ए बटन पे ये समझ आ जाती है कि जितने लोगों के बैंक अकाउंट हैं वो टैक्स पेयर नहीं है, उनकी लिस्ट अलग निकल आती है। ठीक है। अब उसमें आप देखें वो लोग जिनके बैंकों में करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन है पर वो रिटर्न नहीं दे रहे, उनको नोटिस देके पूछना नहीं चाहिए? पूछना चाहिए कि भाई आप ये इनकम, ये पैसा डिपॉजिट कहाँ से हो रहा है और विड्रॉ कहाँ से हो रहा है। अब असल में जो FBR का रोना है वो भी ठीक है। एक अफसर के पास 2-2, 2.5 हज़ार केस, 2-2 तो 300 केस पार्ट है, ठीक है। वो एग्जिस्टिंग केसों को ही पूरा नहीं कर पा रहा, वो नई, इसके लिए मैंने आपको बताया था पूरी दुनिया में आउटसोर्स एजेंसीज होती हैं जो कोई तनख्वाह नहीं लेती, कलेक्शन की एक रेशो लेती है। हमें पाकिस्तान में इस प्रमोशन पे जाना पड़ेगा जिसको शायद फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो ब्यूरोक्रेट है उनसे बर्दाश्त नहीं है, वो इस तरफ आने नहीं देते। हालांकि ये उनकी मदद है। अगर एक एजेंसी ने कुछ नए बंदे टैप कर लिए हैं और उनसे टैक्स FBR को दिलवा दिया है तो नेक्स्ट ईयर से तो बेस में आ गए ना, जो बेस से बाहर था। तो जब तक हम अपनी ये टैक्स बेस और टैक्स कलेक्शन इसको इम्प्रूव नहीं करेंगे, टैक्स कलेक्शन हमारे पास इस वक्त, मैं सही आपको बता रहा हूँ, इससे डबल हो सकती है। बिल्कुल। डॉक्टर फरियाद साहब, आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस की प्लानिंग करते हैं, साल हमने किस तरह, इस साल में हम टारगेट कहाँ तक पहुँचाने हैं। तो ज़ाहिर बात चैम्बर के मेंबर भी हैं, सीनियर मेंबरों में आपका नाम शामिल है, चेयरमैन भी हैं कमेटी की। तो जब हमारे इकॉनमी की जब बात आती है तो फिर आप क्या समझते हैं हमारी हुकूमत को कैसी प्लानिंग करनी चाहिए ताकि हमारी इकॉनमी भी ऊपर जाए, बिजनेस एक्टिविटी भी फ़रोग पाएँ और आम बिजनेसमैन है जो वो ऊपर लेवल पे जाए, किस तरह जा सकता है? लेकिन ब्रेक से बाद नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर फरियाद साहब, जो दोस्तों ने इजहार ख्याल किया है जीडीपी के हवाले से कि जीडीपी मीन जो है ना वो एक्सपोर्ट है, पर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट का मतलब है कि आप कोई क्राइम कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग को अगर हम इस वक्त जो है ना वो बात करें तो हम खुलेआम ये बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग मीन जो है ना वो क्राइम है, क्योंकि आपके यहाँ पे जो है वो फ्रेंडली एटमॉस्फेयर ही नहीं है। आपको थ्रेट करने वाले जो हैं वो 50 डिपार्टमेंट ऐसे मौजूद हैं जो बैठे हुए हैं, और वो छोटी छोटी बात पे आपको थ्रेट करते हैं कि जी आपकी फैक्ट्री सील हो जाएगी, चाहे आप पैरामीटर पूरे भी कर रहे हैं, इसके बावजूद भी थ्रेटिंग। दूसरी साइड पे अगर हम देखते हैं कि जी हमारा जीडीपी जो है वो कैसे ग्रोथ उसकी होगी, उसके लिए एक्सपोर्ट बड़ी ज़रूरी है, और एक्सपोर्ट के लिए हमें बेसिक रॉ मटेरियल जो है वो तो हमें नीड है, वो तो हमें चाहिए। अब बेसिक रॉ मटेरियल जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली हम जो है वो इम्पोर्ट ही नहीं कर पाते। अब इंपोर्ट के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो बैंकिंग सेक्टर ने क्रिएट कर दी हैं कि वो आपका देखते हैं कि जी अच्छा आपका टर्नओवर कितना है, आपके कितने मिलियंस जो है ना वो अकाउंट में पड़े हुए हैं, तब वो जाके आपको अप्रूवल देते हैं रॉ मटेरियल मंगवाने के लिए कि जी हाँ आपका अकाउंट वेल मेंटेन है, आपके वहाँ पे जो है ना वो 20, 25, 30 मिलियन जो है ना वो आपके पास आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं, अब आपकी अप्रूवल आ जाएगी। अदरवाइज जो छोटा इंपोर्टर है उसको तो इन्होंने वैसे ही डिस्करेज कर दिया। अब मेरा यहाँ पे एक सवाल है, मैंने ये लाहौर चैम्बर में भी जब वो डायरेक्टर साहब आए स्टेट बैंक के, उनसे ये क्वेश्चन किया कि हाउ इज़ पॉसिबल कि हमारी इकॉनमी क्या इस मुतहम्मल है, हम लोग तो इस वक्त जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जो है ना वो जा चुके हैं, तो वर्ल्ड के अंदर से कैसे पॉसिबल है कि लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट करें और हमें 100% पेमेंट जो है ना वो पहले देते हैं। अब ये एक ऐसा फैक्टर हुआ कि जिसमें हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बजाय बढ़ने के जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो गई है, और उसमें क्या हुआ कि हमारा इंडस्ट्रियल जो लिस्ट जो है और स्पेशली जो हमारी यंग यूथ है वो इस बात को सोचना शुरू हो गया कि हम जो है ना वो मुल्क छोड़ के चले जाएं, किसी और मुल्क में जाके सेटअप लगा लें ताकि हमारी प्रोडक्शन चले और उसको हम जो है ना वो चला सकें। अब यहाँ पे फ्रेंडली जो है वो माहौल ही नहीं है, यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग में बेशुमार ट्रबल्स हैं, उसके बाद आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, देखिए एक्सपोर्ट होगी तो हमारा जीडीपी रेट अप होगा ना, तो अब उसको तो हम डिस्करेज कर रहे हैं और ऐसी नाकस पॉलिसियाँ बना रहे हैं जो कि वो स्टेक होल्डर के साथ बैठ के बात ही नहीं करते, खुद से एक पॉलिसी बना के उसको अनाउंस कर देते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह चैम्बर में भी बैठा, स्टेट बैंक से भी बैठा, पर इन्होंने अभी तक उसका कोई सोल्यूशन नहीं दिया कि नया एक्सपोर्टर जो है ना वो एक्सपोर्ट कर सके। फिर वही बात आएगी कि हमारा बैंक का और जो मार्केट ओपन मार्केट है उसका डिफरेंस इतना होता है कि हमारा एक बच्चा जो $10,000 $5,000 बाहर से मंगवाता है, वो जब बैंक के थ्रू आते हैं ना तो वो सोचता है कि यार मुझे इसमें जो है ना इतना लॉस हो गया है, क्योंकि वो ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो महंगा है, बैंक रेट जो है वो बिग डिफरेंस है। तो एक तो हमें इसको कंट्रोल करना है, और दूसरा हमें अपनी नौजवान नस्ल को ये कॉन्फिडेंस देना है, ना कि हम उनको थ्रेट करें अच्छा जी जो बैंकिंग सेक्टर से आपके पैसे आ रहे हैं उसमें से आपके ये जो है ना वो टैक्सेस कट जाएंगे, वो बैंक इंटरबैंक के रेट के मुताबिक आपको पैसे देगा। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी ट्रबल है वो ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से जो है ना यहाँ पे ये हुआ कि जब नेट बंद हुआ 9 मई के वाक़े के बाद, तो वो अभी तक हमारे जो माहरीन हैं इनसे वो उसकी स्पीड ही रिकवर नहीं हो सकी। मैं बेशुमार ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो इंतहाई मजबूरी की आलम में मुल्क छोड़ने पे मजबूर हो गए, और उन्होंने छोड़ रहे हैं, हाँ जी, उन्होंने इमीडिएटली, और स्पेशली हमारी आईटी की दुनिया जो है, हमारे जो नौजवान हैं, हमारी जो यूथ है, उन्होंने इमीडिएटली जो है उनकी जिसकी अप्रोच थी दुबई की, जिसकी अप्रोच थी कनाडा की, यूके की, उन्होंने फौरी तौर पे अपने आप को शिफ्ट किया कि वहाँ पे ये इस तरह की ट्रबल जो है ना वो नहीं है। यहाँ से पैसा बाहर से मंगवाना, फॉरेन रेमिटेंस मंगवाना, भेजना, वो भी मुश्किल है, वो भी बड़ा मुश्किल हो गया। जितनी शराइत रखी गई है वो उनको पूरा करने वो पूरा नहीं हो सकी, इस वजह से हमारे यंग यूथ जो है ना वो यहाँ से निकली। और इसके साथ साथ जो है अभी जो मौजूदा हमारा चल रहा है, हम ये गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि इस वक्त हमारी इकॉनमी मुतहम्मल नहीं है। इस वक्त हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट कोई स्कीम लॉन्च करे, और उसके अंदर ये है कि चलें जो भी बिज़नेस कम्युनिटी के पास पैसा है, किसी के पास भी है, वो पैसा जो है ना उसको अकाउंट ना किया जाए, उसको बिज़नेस में लाया जाए ताकि हमारी इंडस्ट्री का पहिया चल सके। जब हमारी इंडस्ट्री चलेगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता ये मामला ठीक होना शुरू हो जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि जी इसमें हम कहते हैं कि जी ब्लैक मनी आएगी तो वो उस पर हमें जो है ना IMF जो है ना वो पूछेगा, हमें जो है ना वो दूसरे अदारे जो है ना वो पूछेंगे। तो भाई इस वक्त हमारी इकॉनमी तो जो है वो बिस्तरे मरग पे पड़ी है, हमने उसको हिलाना जुलाना है, उठाना है, कोशिश करनी है। तो उसके लिए अगर गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी जो है वो लॉन्च कर दे
जिसमें जो बिजनेसमैन है वो अपने पैसे को इसमें ऐड कर दें, उस पर कोई जो है ना चेक एंड बैलेंस ना किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि उससे भी हमारी इंडस्ट्री का पहिया चल सकता है। सही कह रहे हैं उमर बाजवा साहब। टैक्स टू जीडीपी ये कितनी अहम है सूरत साल से? सर ये इतनी ही अहम है जितनी कि आपकी जीडीपी है। और आपको पता है कि जैसे सर ने बताया है कि टैक्स टू जीडीपी रेशो को इंक्रीज़ करने का वाहिद रास्ता है कि आप टैक्स को बढ़ाएं। आप टैक्स नेटवर्क को, तो एक ऑप्शन है कि आप टैक्स नेटवर्क जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है उसको बढ़ाएं, दूसरी टैक्स बेस को बढ़ाएं। आप जितना टैक्स बेस बढ़ाएंगे, जितना टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन होगी, उतनी ही टैक्स टू जीडीपी रेशो इंक्रीज होगी। अच्छा, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना सर, उनका मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जो डेवलप्ड कंट्रीज जैसे जापान हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इनका टैक्स टू जीडीपी रेशो 34.1% है, जो कि बहुत हाई है। ठीक है। और स्वीडन का तो 45 है, 45% है, 45% के राउंड अबाउट है। तो ये जब तक आप टैक्स टू जीडीपी रेशो नहीं इंक्रीज नहीं करेंगे, आपका मुल्क जो है वो जो आपकी इकोनॉमी है वो ग्रो नहीं कर सकती है। आपके अंदर वो जो है इंस्टेबिलिटी रहेगी, आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। इस तरह के फैक्टर्स जो है ना आपको हिट करेंगे। क्योंकि हमारी इकोनॉमी चलती सारी रॉ मटेरियल पे, जो इंडस्ट्री चलती है वो रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट होता है। फिर हम किस तरह आगे मीट कर सकते हैं? सर उसको इस तरह मीट कर सकते हैं कि आप जो है अपनी इकोनॉमी को इसी तरह बूस्ट कर सकते हैं जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट ही नहीं आएगी, आपके बड़ी बड़ी कंपनीज जो है ना वो बाहर जा रही हैं। जैसे कि मैं मिसाल देता हूँ, मैं जिस फर्म से आया हूँ तो हमारे पास जो चाइनीज़ कंपनीज है बेशुमार हैं। अब 2014 के बाद 500 चाइनीज़ कंपनीज को हमारे पास आई थी। अब इस टाइम हालात ये कि 100 कंपनी भी रहेगी हमारे पास चाइनीज़ की। सब चले गए, अपने जो ऑपरेशन जो है बंद करके चले गए। क्यों? वो कहते हैं यार आपके हालात, मुल्क के हालात के ठीक नहीं है, आपकी इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है, हम इधर एग्जिस्टिंग कर पा रहे हैं। तो सर इन चीज़ों को, फैक्टर्स को जो है ना टैकल करने की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, ये हमारे वैसे माहौल से वो परेशान हो गए हमारे टैक्स? नहीं सर, टैक्स से परेशान सर मल्टी फैक्टर्स हैं। एक तो आपके मुल्की हालात हैं, जो आपके जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, प्लस आपके जो माशी हालात हैं, प्लस दूसरी आपके जो डॉलर की फ्लक्चुएशन है। इस तरह के फैक्टर से जो है वो डर के जो है वो चले। अच्छा, आप कहते हैं, अपना स्टेट बैंक कहता है 15% अगर टैक्स टू जीडीपी हो तो मुल्क तरक्की तरफ खुशहाल तरफ जा सकता है जी। तो फिर अगर ये प्रपोजल हमारा जो हुकूमती लेवल पे ये प्रपोजल नहीं बनाया जाता, हम इसको किस तरह ले जा सकते हैं? या फिर IMF जो बना के देता है, इनको बजट बना के देता है, दूसरा प्रपोजल देता है, उनके ऊपर हम काम नहीं कर सकते? सर अनफॉर्चुनेटली फिर बात ये है कि पॉलिसीज़ तो बेशुमार बनाई जाती हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। पॉलिसीज तो बेशुमार हैं, आप एक से बढ़कर एक पॉलिसी है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। FBR की रिपोर्ट के मुताबिक जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसी को नहीं आप ठीक कर पा रहे सर। ठीक है, अपने टैक्स बेस को नहीं, आप ये जैसे आप कह रहे हैं 20 लाख उन्होंने जो है वो टैक्स बेस को बढ़ाने का इरादा किया हुआ है। तो सर ये जो फाइनेंस है, ये तो जो 114(1)(b) का जो सेक्शन है ये आज से 2 साल पहले आया था। जी जी। अब उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो आज से 2 साल पहले कर ले तो शायद थोड़ी सी बेहतरी आ जाती है। उससे पहले 2013 में नॉन फाइनल का जो चक्कर चलाया था, उम्मीद तो की थी बहुत चले जाएंगे। सर मसला ये है कि पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। पॉलिसी तो बेशुमार बनती है लेकिन उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन नहीं होती है। सही कह रहे हैं फैसल इकबाल खान साहब। टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए आप जिस तरह में सेक्शन 114(b), फिर दूसरा SIFC जो इन्होंने बनाया था हमारे इकॉनमी को बेहतर करने की, पाक फौज की ज़ेरे निगरानी एक इदारा बनाया, अथॉरिटी काउंसिल बनाया, जिसमें स्टेक होल्डर को भी रखा गया। इन दोनों को मिला के आप समझते हैं हम इकॉनमी को और टैक्स GDP को बेहतर कर सकते हैं? सबसे पहले एक चीज़ है कि 114(b) क्या है। ठीक है, अभी जो रिसेंट मूव की है इन्होंने 145 डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस जी 17-18 इस्टेब्लिश करनी है, जहाँ पे 17 और 18 ग्रेड के ऑफिसर्स जो हैं वो काम करेंगे। और उनका काम क्या है कि नॉन फाइलर्स और स्टॉप फाइलर्स को ढूंढना। स्टॉप फाइलर्स की लैंग्वेज यूज़ की गई है, जो बंदे कभी फाइलर होते थे जी तो अब नहीं है जी। और नॉन फाइलर वो हैं जिन्होंने कमर्शियल कनेक्शंस तो लिए हुए हैं लेकिन वो रिटर्न फाइल नहीं कर रहे। ये बेसिकली इन 145 ऑफिसेस का काम ये है। इनके ख्याल में अगर हम ये कर लेते हैं तो हम अपनी टैक्स बेस को तकरीबन 3 साल में दुगना कर लेंगे। मतलब कि वो ही बात जो अभी मैंने आपको कही कि जो हमारा एक ऑफिसर है वो अपने एग्जिस्टिंग केसों में से ही नहीं निकलता, वो बेस को ब्रॉडन कैसे करेगा। इसका इन्होंने एक अल्टरनेटिव निकाला है कि 45 डिस्ट्रिक्ट जो है, 145 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वहाँ पे 145 डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस बनेंगे जहाँ पे लोग बैठेंगे। वो लोग जो है नोटिफिकेशन भी जारी हो गया सर जी। नोटिफिकेशन वो बात मेरे छोटे भाई वाली है कि कानून तो मौजूद है
जी जी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन का समर तब मिलता है जब उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। सही कह रहे हैं। ठीक है जी। अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करने में नाकाम हो जाते हैं, अब मैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की एक मिसाल देता हूँ, वो वर्ल्ड चैंपियन तीनों फॉर्मेट्स के क्यों हैं? वहाँ पे एक कैच ड्रॉप करने की भी प्लेंटी है। ये उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस में लिखा हुआ है। प्लेयर्स को जो प्लेंटी, उसको कहते हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड का मैनुअल। ठीक है। अब वो मैनुअल तो अपने पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत सारे पीसीबी ने भी बनाए होंगे। ठीक है। क्या हम उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं? कानून मेरे पास 114 बी है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस 145 इस्टेब्लिश करने हैं। 2 साल से हम इंतजार कर रहे थे, अब आ गए। अब नई चीज ये है कि क्या ये इसमें कामयाब भी हो पाते हैं कि नहीं। इसमें इनकी पॉलिटिकल विल का भी मसला है। पॉलिटिशियन जो खासतौर पे अंदरून सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा में है, या ये जो मैं कई दफ़ा पाकिस्तान को डिफाइन करता हूँ। पाकिस्तान क्या है? लाहौर, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मुल्तान, सियालकोट, गुजरावाला और फैसलाबाद, बस। इसके अलावा मुझे कोई एक शहर, कोई एक कस्बा, कोई एक डिस्ट्रिक्ट बता दें जहाँ लोग बिजली के बिल देने के लिए तैयार हों, जहाँ लोग टैक्स देने के लिए तैयार हों, या जहाँ वहाँ पे कोई पॉलिटिकल विल पाई जाती हो। वडेरा सिस्टम है वो तो लोगों को ये थर, मैं एक दफ़ा थर गया कि दोस्त लेके, तो मैंने कहा यार ये कराची से कितना दूर है, ये साफ पानी की लाइन डाल दें, उसके ज़रिए पानी आना शुरू हो जाएगा। ये सारा साल ये डूब जाते हैं, दरिया उभरता ये डूब जाते हैं, लेकिन इन्हें हम ठंडा और मीठा पानी नहीं दे पा रहे। ये किस तरह का हमारा निज़ाम है? तो वो वहाँ का एक वडेरा बोला कि अगर यहाँ पे पानी मिल गया तो हमारी हुकूमत कैसे कायम रहेगी। फैसल साहब मुझे ना तो ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक से बाद आपकी गुफ्तगू यहीं से हम जारी कर रखेंगे। नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी फैसल साहब, 17 और 18 ग्रेड के ऑफिसर्स, इनका सिर्फ काम क्या है? स्टॉक फाइलर्स को और नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लेके आना। ठीक है, बहुत अच्छा इकदाम है, बहुत ज़बरदस्त इकदाम है। ये बात हम एक अरसे से कर रहे हैं। अब देखें पीआरए अपने आप को कैसे इम्प्लीमेंट करता है। पीआरए के ऑफिस तो लाहौर में है खाली, दे मूव थ्रू डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स। जी जी, आपको पता है ये सारी की सारी ज़ेली ऑफिस बने हुए हैं, जहाँ से ये बाकायदा डाटा इकट्ठा करते हैं और लोगों को अपने नेट में लेके आते हैं। एफबीआर से तो पीआरए, एसआरबी और बाकी लोग ज़्यादा इस वक्त कामयाब जा रहे हैं। उसकी क्या वजह है कि वो लोगों को थ्रेट नहीं करते। मैंने आपको बताया कि एफबीआर जब तक अपनी इतमाद की फ़ज़ा नहीं बहाल करेगा, स्टेक होल्डर के साथ टैक्स बेस नहीं बढ़ सकती। आप इसी काम को इनडायरेक्ट टैक्स में 18 को 20% कर दें, 20 को 21% कर दें, लोग दे देंगे, लेकिन लोग डायरेक्ट टैक्स नहीं देंगे। डायरेक्ट टैक्स ना देने की वजह क्या है कि कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बड़ा कम है। वैसे ये रुझान भी बहुत ज्यादा हो गया। अब अगर हम आ जाए 114 बी की तरफ, डिस्ट्रिक्ट टैक्स ऑफिस क्या है? वो एक डिटरेंट है, थ्रेट है कि जी आप टैक्स नहीं देंगे तो ये पकड़ के आपको फाइलर सिस्टम में ले आएंगे। हमें स्कीम ऐसे बनानी है कि लोग ऑटोमेटिकली एफबीआर की तरफ खींचें, उन्हें नजर आए कि टैक्स देने में फायदा है। जी जी, यानी जब तक हम ये फिजा नहीं बहाल करते पाकिस्तान में, तो तब तक हम इस टैक्स को जीडीपी बेस को नहीं बढ़ा सकते। वजह क्या है? इसको बढ़ाने का एक ही तरीका है कि हम ये कॉन्फिडेंस लेवल दें कि एक ताजर जब रिटर्न दे देता है, एफबीआर का इदारा उसे गैर जरूरी तौर पे तंग नहीं करेगा। इसी तरह आप देखें ये 114 बी जो है, इसको एक इस तरह बनाना चाहिए कि तमाम स्टेक होल्डर, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ट्रेडर्स एसोसिएशंस हैं। जी सही कह रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के लेवल पे वहाँ पे जूलर एसोसिएशन होगी, बेकर्स एंड कन्फेक्शनर्स एसोसिएशन होगी, टेक्सटाइल एसोसिएशन होगी। इन सबको लूप होल में लें, इन सबको लाएं और कह दें जी जो बंदा नया टैक्स नेट में आ रहा है अगले 3 साल उसका ऑडिट नहीं होगा, उसका ऑडिट नहीं होगा, बल्कि हम उसको समझाएंगे कि कहाँ पे लैकिंग है, बुक कीपिंग कैसे करनी है, टैक्स कैसे भरना है, और एक मिनिमम टैक्स की फजा से लोगों को फिर मैक्सिमम की तरफ लेके आए। देखें
जब हम वो छोटे होते हैं तो माँ एक चम्मच जब बच्चे के मुंह में डालती है तो आधे से ज्यादा चम्मच तो मुंह से बाहर गिर जाता है, लेकिन जो थोड़ा अंदर जा रहा होता है उससे उसको एनर्जी मिल रही होती है। इसी तरह हमारा टैक्स का निज़ाम है, इसको हमने अब ब्रॉडन करना है। ठीक है, ब्रॉडन करने के बारे में आज तक हमने कोई प्लानिंग नहीं की, कोई फैसिलिटेशन नहीं की। जब तक हम हर ग्रास रूट लेवल पे जो एक एसोसिएशन, एक यूनियन, एक ट्रेडर्स का इदारा है, चैम्बर है, उसको हम अपने साथ नहीं शामिल करेंगे, ये 145 डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज भी कुछ नहीं कर सकेंगे। सही कह रहे हैं। क्योंकि जब तक ये लोग नहीं कहेंगे, लोग टैक्स नहीं देंगे। मैं फिर बार पास में चला जाता हूँ। 2006 में ये एक दफा हम तजर्बा कर बैठे हैं ना, हमने मुशर्रफ दौर में एफबीआर ने कहा था हम ऑडिट नहीं करेंगे। 2009 तक टैक्स नेट बढ़ता गया, 26 लाख गोशवारे चले गए, 26 लाख गोशवारे चले गए 8 लाख से। उन्होंने 4 साल नहीं किया ऑडिट किसी का। लोग आते गए, जैसे ही हुकूमत बदली ये पुराने लोग सियासतदान आ गए। ठीक है, अब बात ये है कि इन तमाम चीज़ों को जब तक हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, लोगों को अपने जो हुकूमत कहे वो करके दिखाए, एमनेस्टी दे तो इसके बाद छूट नहीं है, आपको छोड़ा नहीं जाएगा, फिर वो करके भी दिखाए। एमनेस्टी देने की जरूरत नहीं। मैंने जैसे मेरे भाई ने कहा जी काला धन हमने लाना है इसके अंदर बिजनेस में। ठीक है, तो यार एक सेक्शन है पार्ट 4 सेकंड शेड्यूल में डालना है, जिसमें आप जाके लिखेंगे द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 111 विल नॉट अप्लाई टू एनी न्यू इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस दैट इज मेड फ्रॉम अनरिकॉर्डेड रिसोर्सेज। यानी अगर एक आदमी करता है कोई नई इन्वेस्टमेंट किसी बिजनेस में, वो अनरिकॉर्डेड सोर्सेज से आती, आप उसे लेजिटिमेट करते हैं, एक दफा कर ही देना यार, लिख दे वहां पे। उससे क्या होगा, उस सोर्स से जो कारोबार चलेगा वो अगले साल आपको रेवेन्यू देगा। सही, बिजनेस एक्टिविटी बढ़ेंगी, रोजगार के मौके पैदा होंगे, आप कुछ न कुछ। एक वक्त में मेरे फादर फ्री कंपनियां बनाते होते थे। लोग तो अब कंपनी रजिस्ट्रेशन के पैसे लेते हैं। मैंने उनसे और अपने दादा से पूछा, उसमें मैट्रिक में पढ़ता होता था, कि आप फ्री क्यों बना देते? तो बेटा जिन्नियां कंपनियां बदल गई, हर साल सानू फीस थे इनकी। 1961 का ये दफ्तर है जिसमें मैं बैठा हूँ। ठीक है, मेरा बेटा भी बैरिस्टर बन गया। ठीक है, वो भी आएगा। तो ये वो सम्राट हैं जो हमने ओवर द ईयर्स इकट्ठे किए। सही कह रहे हैं। हम लोगों को अपने बिजनेस में शामिल करते हैं, अपने लूप में लेके आते हैं। क्यों लेके आते हैं? कि यार ये हर साल फीस देंगे। इसी तरह एफबीआर को नए कारोबार, नए बिजनेस में अगर कोई इन्वेस्टमेंट हो रही है तो यार देखें, इनकी बात जब तक मैं अपने पैरों पे नहीं खड़ा होता, मैं निजाम को कैसे तब्दील करूंगा? पहले तो हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है, उसके बाद हम जाके सोचेंगे क्या काला है और क्या चिट्टा है। हमें तो लेके आना है मैक्सिमम कारोबारी पैसा डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में, और वो तब आ सकता है जब हम उसके बारे में पॉजिटिव स्टेप्स लेंगे। सही कह रहे हैं डॉक्टर फरियाद साहब। आप क्या समझते हैं हम इकोनॉमी को किस तरह बेहतर कर सकते हैं ताकि हमारा टैक्स टू जीडीपी बढ़े और 15% पे आए, और हम ये नारा लगाने वाले हों जो स्टेट बैंक ने कहा था ये दूसरे ममालिक में हो रहा है, हम आज उनके बराबर खड़े हैं? मोदी साहब, इसमें बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर हम जो है वो फ्रेंडली एटमॉस्फेयर यहाँ पे क्रिएट कर दें और हमारे जो मुल्क के अदारे हैं वो थ्रेट करना बंद कर दें, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो इकॉनमी है ना ये बूस्ट करेगी। देखें, जब हमारी थ्रेट ख़त्म हो जाएंगी, हम फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंडस्ट्री को बूस्ट करेंगे। हम इस वक्त अगर बिजनेस कम्युनिटी जो है वो इस वक्त जो है वो बड़ा डिप्रेशन में है और वो इसमें सेंसिस में नहीं है कि हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें या अब्रॉड में जाके करें। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे फ्रेंडली माहौल नहीं है। एक तो यहाँ पे ज़रूरत है फ्रेंडली माहौल बनने की कि अदारे जो हैं वो कोऑपरेटिव हों, ना कि थ्रेटन हों। अगर कोऑपरेटिव होते हैं तो उससे इंशाल्लाह हमारी जो है वो इंडस्ट्री चलना शुरू हो जाएगी। और इसके साथ साथ एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारी इंपोर्ट बंद हुई उसके नुकसानात क्या हुए कि पहले हम लोग जब इंपोर्ट रॉ मटेरियल कर रहे थे या व्हाट्सएवर जो प्रोडक्ट भी आ रही थी उसके ऊपर एफबीआर को डायरेक्ट टैक्स जा रहा था। कंटेनर पोर्ट पे आया, इतने % उसकी ड्यूटी है जी, इतने % सेल टैक्स है, वेल्थ टैक्स, बेशुमार टैक्सेस जो हैं वो पोर्ट के ऊपर पे हो जाते थे। अब जब ये पॉलिसी आ गई कि जी हमारे पास डॉलर नहीं है, हालांकि अब वो डॉलर जो है वो पहले बैंकिंग सेक्टर से जा रहे थे, अब वो डॉलर अफगानिस्तान के रास्ते जाना शुरू हो गए और अफगानिस्तान से ही वाया बॉर्डर जो है ना हमारी स्मगलिंग बढ़ गई। काम तो अब भी वही चल रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ
कि अब गवर्नमेंट को जो है ना वो टैक्सेस मिलना बंद हो गए, जो जेन्युइन काम करने वाले वो मर गए, वो मर गए। अच्छा, और जेन्युइन काम करने वालों की भी अब मजबूरी बन गई। अब वो क्या करते हैं, वो कहते हैं अच्छा यार ये इम्पोर्ट तो हो नहीं पा रही, इनके पास डॉलर नहीं है, अच्छा चले ये जो स्मगलिंग का माल आ रहा है वो बाय करना शुरू कर देते हैं। अब बेशुमार लोग कहते हैं जी कि उस आप कंट्रोल अगर करना है ना हमने, तो हमें स्मगलिंग को कंट्रोल करना है। अगर हमें अब अपने मुल्क की मईशत को बेहतर करना है तो हमें अफगानिस्तान के जरिए डॉलर जो जाते हैं उसको कंट्रोल करना है। वो बनाई तो है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, इसीलिए बनाई गई है स्मगलिंग को रोकने के लिए, दूसरी चीज़ों को रोकने के लिए। हाँ यूबी साहब, इस पर मैं आपको ज़्यादा कमेंट्स नहीं कर सकता कि देखें यही तो वो अदारे हैं जिन्होंने कंट्रोल करना है। हाउ इज पॉसिबल के बॉर्डर जो है वो किसके पास है इस वक्त, यू नो वेरी वेल। अब बॉर्डर के अंदर अगर स्मगलिंग हो रही है तो हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल, एवरीबॉडी नो। बट जस्ट इसमें एक ही है कि हमें जो है अगर अपने मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करना है तो फिर हमें जो लोग राइट डायरेक्शन में काम करने वाले हैं हमें उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। वो जो है वो टैक्सेस पे करके जो रॉ मटेरियल मंगवाएंगे उससे मैन्युफैक्चरिंग होगी, और मैन्युफैक्चरिंग से रोज़गार भी मिलेंगे और हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। एक चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ जो है वो टैक्स नेट में मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो अदारे जो हमारे इस वक्त 7 लाख 8 लाख या 10 लाख लोग टैक्स नेट में है ना, उनको तो हम पूरा प्रेशराइज कर रहे हैं, उनको हम निचोड़ रहे हैं, उनको हम टाइट कर रहे हैं, उनके ऑर्डर निकाल रहे हैं, बेशुमार लाइबिलिटीज उनके ऊपर है। बट जो लोग टैक्स नेट में नहीं है वो इंजॉय कर रहे हैं। अब एक बंदा गवर्नमेंट उससे पूछ सकती है, वो लैंड बाय कर रहा है करोड़ों रुपए की, वो गाड़ियाँ बाय कर रहा है, वो और अदर चीज़ें बाय कर रहा है, ठीक है। अच्छा उस पर गवर्नमेंट इतने पे सेटिस्फाइड हो जाती है कि जी हमने इससे एक्स्ट्रा टैक्स है ना, टैक्स ज़्यादा ले लिया, वो हमने उससे टैक्स ज़्यादा ले लिए। भाई उसको पूछें कि ये आपकी मनी कहाँ से आई है, आप इसको क्यों टैक्स नेट में नहीं लेके आ रहे, या आप इसको जो है वो रजिस्टर्ड क्यों नहीं हो रहे। अब इसमें अगर तो हम करना चाहते हैं, अपने मुल्क से लॉयल हैं और हम ये चाहते हैं कि मुल्क हमारा तरक्की करे और हमारी इकोनॉमी बेस्ट हो, तो फिर उसके लिए अब अदारों को काम करना पड़ेगा। अब अदारों को काम करना पड़ेगा। अब फॉर्मेलिटीज नहीं होंगी, अब फाइल वर्किंग नहीं होंगी, क्योंकि इस वक्त हमारी अनफॉर्चुनेटली जो इकोनॉमी है वो बिस्तरे मर्ग पे पहुंच चुकी है। अगर हमने अब भी होश के नाखून ना लिए तो फिर जो है ना पछतावे के अलावा कुछ हमारे पास नहीं। जी उमर बाजा साहब क्या देंगे आप टैक्स बेस को बढ़ाने? इस तरह से पाकिस्तान जो है ना अपनी टैक्स टू जीडीपी रेशो बढ़ा सकता है। उसमें कुछ 5 तजव्वा दी थी, वो मैं वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। उसने कहा था कि फेडरल और प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन की जाए, क्योंकि आफ्टर 18th अमेंडमेंट इतनी डिस्टर्बेंस है कि दोनों में अब ये नहीं समझ आती कि फेडरल को टैक्स देना है कि प्रोविंशियल को देना है। तो इस तरह से इन दोनों के दरमियान कोऑर्डिनेशन जो है वो बेहतर की जाए। दूसरा ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन होनी चाहिए, कि आपको पता है कि टैक्सेशन जो है वो अगर इन ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो उसमें भी बहुत इशूज़ हैं। तीसरा उसने कहा फोकस ऑन डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, कि अपनी इकोनॉमी को डिजिटलाइज करें, बजाय इसके आपने जो अनडॉक्यूमेंटेड है उसको आप डिजिटलाइज करें। चौथा उसने कहा कि एलिमिनेट अननेसेसरी टैक्स एग्जेम्पशंस। आप पेट्रोलियम सनूआत को या एनर्जी सेक्टर को आप एग्जेम्पशंस देते हैं, बेइंतहा टैक्स एग्जेम्पशंस देते हैं, आप उनको ख़त्म करें और उनको जो है ना उन पर डायरेक्ट टैक्सेशन लगा दें। पाँचवीं उसने जो कहा कि जनाब आप एक्साइज ड्यूटी लगाएं हार्मफुल गुड्स पे, लाइक सिगरेट हो गया, इस तरह के एम्यूनेशन एलिमेंट्स हो गई, इन पे जो है वो एक्साइज ड्यूटी जो है इंक्रीज़ करें, जिसकी वजह से हम अपने जो है वो टैक्स टू जीडीपी रेशो बढ़ा सकते हैं। वो तो किया, कोई एग्जाम्पशन काफ़ी ख़त्म कर दी हुकूमत ने, पिछले बजट में बहुत से एग्जाम्पशन ख़त्म किए हैं। वो सिगरेट के लिए उन्होंने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम बना दिया है बिहार ने, बहुत सी चीज़ों पे वो काम हो रहा है। इनकम टैक्स एग्जाम्पशन अभी स्टिल एग्जिस्ट कर रही हैं, उनको कह रहे हैं उनको ख़त्म करें आप, देन जो है वो टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है वो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। उमर भाई साहब आपको बहुत शुक्रिया, डॉक्टर फैयाज साहब आपको बहुत शुक्रिया, फैसल बरखा साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अगले प्रोग्राम तक के लिए आप सभी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।